हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक्स अंकित और स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट के इस मज़ेदार और डिटेल्ड कोर्स में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को कोर्स जो है वो काफ़ी पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेट्स मूव यार। हम पढ़ते हैं आज स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। थोड़ा क्यों मैं ये डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ा रहा हूँ, देखिए ज़रूरी है समझना। अगर आप इन डेप्थ चीज़ों को समझना चाहते हैं कि कैसे काम करता है और कभी आप भूलना नहीं चाहते हैं, तो प्लीज़ अगर ये सब आपको आइडिया रहेगा तो आपको बहुत कुछ आएगा। फिर आप जब इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल सटीक होंगे और बिल्कुल ऐसे आंसर्स आप देंगे। अगर इंटरव्यूअर 2 मिनट आपसे जब आपको क्वेश्चन पूछता है 2 मिनट, आप उससे 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट वही चीज़ पर डिस्कस करते चले जाएंगे, तो उनको लगेगा यार, वो इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई वाह, आई नो टू मच ऑफ थिंग्स। समझ रहे हो ना? तो वही वाली बात है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे आज स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। पहली बात, क्या ये स्प्रिंग से रिलेटेड है? जी हाँ, हम लोग स्प्रिंग में देखेंगे तो स्प्रिंग एक्चुअली ये जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न है स्प्रिंग के द्वारा, मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ऐसा दिया नहीं गया, बस इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। और जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो ये बहुत पॉपुलर हो गया स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए होता क्या है एक्चुअली स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो हम लोग 2-3 पार्ट में इसका वीडियो आ रहा होगा। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 एक में समझेंगे, प्रैक्टिकल ऐसा करके। ठीक, तो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स मूव। व्हाट इज स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न, पहले यही समझते हैं ना। देखिए, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न, सबसे पहले ये जानिए कि इट इज़ नॉट अ स्प्रिंग डिज़ाइन पैटर्न। यह स्प्रिंग फ्रेमवर्क का दिया हुआ है, उससे इनिशिएट किया हुआ, स्प्रिंग फ्रेमवर्क से निकाला गया ऐसा कोई डिज़ाइन पैटर्न ये नहीं है। तो क्या है, स्प्रिंग से नहीं है तो भाई, तो ये है इट इज़ गैंग ऑफ 4 डिज़ाइन पैटर्न एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी ऊप लैंग्वेज। कहा यह जा रहा है कि यह स्प्रिंग से निकाला गया नहीं है, तो कहाँ से, किसने इसको बनाया, किसने इसको इम्प्लीमेंट करवाया था सबसे फर्स्ट टाइम? तो जो गैंग ऑफ 4 थे, गैंग ऑफ 4 में हमने आपको बताया फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में क्या है, वो 4 लोग थे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के फील्ड में। वो 4 लोग जो थे उनको गैंग ऑफ 4 कहा जाता है, मतलब एक रिस्पेक्ट दिया जाता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और उन्होंने एक बुक लिखी थी कि रीयूजेबल एलिमेंट्स ऑफ ऐसा करके डिज़ाइन पैटर्न्स, है ना। उन्हें डिज़ाइन पैटर्न पर एक बुक लिखा था और वो बुक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि आज तक वो पॉपुलर है, मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन पैटर्न बुक्स। ठीक है, तो उन्हीं लोगों ने, वो जो 4 लोग का ग्रुप था, उन्हीं लोगों ने ये मिलकर पूरा सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर और ये डिज़ाइन पैटर्न वाली चीज़ें पूरा का पूरा बदल दिया पूरे इंडस्ट्री में। और तब से लेकर आज तक, लगभग 1994 से लेकर आज तक, वो डिज़ाइन पैटर्न उन्हीं के बताए गए प्रिंसिपल पर फॉलो होते हुए आते हैं, इम्प्लीमेंट होते हुए आते हैं। और आज हमारे पास लगभग 25-26 डिज़ाइन पैटर्न्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। वैसे तो 23 लोग बोलते हैं, बट 25-26 भी इधर उधर से करोगे तो आ जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले यही बात है कि ये जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न है स्प्रिंग ने नहीं दिया, स्प्रिंग के द्वारा इसको नहीं निकाला गया, ये इसने गैंग ऑफ 4 ने दिया था इसको। गैंग ऑफ 4 ने इसके बारे में बताया था, उन्होंने उसको निकलवाया था, मतलब स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न को दिया गया था। और ये एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो सिर्फ जावा में ही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। क्यों, कैसे कैसे बेनिफिट करता है, पढ़ेंगे आगे। देखिए, तो ये एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो सिर्फ जावा में नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ और भी जो भी आएंगे आपके, जावा, C++, पाइथन, जो भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर सपोर्ट करेगा, सब में ये डिज़ाइन पैटर्न को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये लाइन बहुत सत्य है, दिस इज़ वेरी ट्रू। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के मतलब चलते ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होती है, यस और नो, राइट डाउन इन द कमेंट्स। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होती है ना, आईओसी कंटेनर होता है ना, टारगेट क्लास, बीन क्लास का ऑब्जेक्ट टारगेट क्लास में इंजेक्ट करवाया जाता है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है। इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के प्रोसेस को क्या बोल रहे होते हैं? डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, राइट।
तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होती है, तो डिपेंडेंसी को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए और लूज कपलिंग अचीव करने के लिए इस डिजाइन पैटर्न का बहुत यूज होता है। तो उसी के चलते स्प्रिंग फ्रेमवर्क के चलते हम ये कह सकते हैं ये स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज गिवन टू प्रोवाइड सेट ऑफ गाइडलाइंस व्हाइल कीपिंग क्लासेज इन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ओके, डिपेंडेंसी, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में कर देता हूँ, कीपिंग क्लासेज इन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अब ये लाइन हो जाएगा, सॉरी, और ये क्या हो गया भाई, इसको नीचे ले आते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसको मैं थोड़ा पता चलना चाहिए ना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सेव, चलिए आइए, तो हम यहाँ थे कि इट इज़ गिवन टू प्रोवाइड सेट ऑफ गाइडलाइंस व्हाइल कीपिंग, ये बहुत सारे आपको गाइडलाइंस देता है और आप उसको रख करके डिपेंडेंसी जब मैनेज करते हैं तो वो एक काफ़ी प्रोसेस होता है, मतलब अच्छा खासा प्रोसेस होता है, उसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। तो वहाँ पर ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस लगा देगा या ऐसे कुछ रूल्स प्रोवाइड करवा देगा कि भाई आप उसको लूज कपलिंग के द्वारा फिर अचीव करेंगे। वो जो आपका डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस होगा वो लूज कपलिंग हो जाएगा। मुझे पता है ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए, बस बने रहने की ज़रूरत है दोस्त, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, तो बात यह है कि देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सपोर्ट करता है। तो जब भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमें डिपेंडेंसी मैनेज करना पड़े, जब भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाएं, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करवाएं, तब हम ये कोशिश करेंगे कि इस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करें। जब भी हमें ऐसा ज़रूरत पड़े कि डिपेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को टारगेट क्लास में देना है, तो जो क्लासेस के डेवलपमेंट होंगे, जो क्लासेस का पूरा डिज़ाइन होगा, वो डायरेक्ट कॉन्क्रीट क्लासेस नहीं बना दूंगा मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा, वहाँ से ढेर सारे क्लासेस बना दूंगा, उसके बाद प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे देखेंगे प्रैक्टिकल तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी यहाँ तक समझते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सपोर्ट करता है और स्प्रिंग में जब हम डिपेंडेंसी मैनेज करते हैं तो वहाँ इस स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न को अप्लाई कर देने से क्या होता है, लूज कपलिंग अचीव होती है। यस और नो? हाँ, लूज कपलिंग। तो देखिए ये क्या कहता है कि दिस डिजाइन पैटर्न सेज आई अलाउ द क्लासेज ऑफ डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। ये कहता है कि मैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के क्लासेस को अलाउ करता हूँ। किस लिए? ताकि वो लूज कपलिंग अचीव कर सकें। और लूज कपलिंग क्यों अचीव करते हैं? इंटरचेंजेबल पार्ट्स के लिए। अरे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट क्या DTDC कुरियर सर्विस यूज करता है एक समय के लिए, मान लेते हैं। अब यूज करता नहीं करता वो मुझे नहीं पता भाई, हम लोग उसके बिजनेस में नहीं जाने वाले। हम ये समझते हैं कि वो अज्यूम करते हैं कि वो यूज करता है। फ्लिपकार्ट अगर DTDC कुरियर को यूज कर रहा है, फ्लिपकार्ट अगर ब्लू डार्ट सर्विस को यूज कर रहा है, फ्लिपकार्ट अगर ई-कार्ट को यूज कर रहा है अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करवाने के लिए, इन लॉजिस्टिक्स और कुरियर सर्विसेज को, तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि हमने एक क्लास बना दिया, ठीक है, ब्लू डार्ट ई-कार्ट ऐसा करके, और डायरेक्ट उसको प्रोवाइड करवा दिया फ्लिपकार्ट को। कल को मुझे चेंज करना है, कल हुआ संडे को मान लीजिए DTDC छुट्टी पे चला गया, उन्हें बोला कि नहीं भाई आज हमारा सर्विस सारा ऑफ रहेगा। तो अब जो भी ऑर्डर प्लेस होंगे उन संडे को किसी और के थ्रू उसको डिस्पैच करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आया कि भाई ई-कार्ट है तो संडे को वो काम कर लेगा। तो क्या फ्लिपकार्ट के सोर्स कोड में उस क्लास के सोर्स कोड, जो कोड लिखा होगा प्रोग्रामर ने, वहाँ चेंज करना पड़ेगा। और जब वहाँ चेंज करना पड़ेगा तो रिकम्पाइल करना पड़ेगा ना कोड, और रिकम्पाइल करना पड़ेगा तो रीबिल्ड करना पड़ेगा, और रीबिल्ड करके फिर से रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। पहले टेस्ट होगा, फिर से रीडिप्लॉय होगा। उतना देर तो उसका प्रोसेस हो जाएगा, उतना देर तो उसका टाइम गया ना उस बिजनेस का, फ्लिपकार्ट का लॉस होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे समय में ये सब हैंडल करने के लिए लार्ज स्केल पर स्केलेबल अपने प्रोडक्ट को, अपने एप्लीकेशन को स्केलेबल, फ्लेक्सिबल, इजी मेंटेनेबल बनाने के लिए हम डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज करते हैं। और स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन पैटर्न्स है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न जो है ये कहता है कि मैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में जो क्लासेज आएंगी, मतलब कौन सी क्लासेज आएंगी, या तो टारगेट क्लास आएगा या तो डिपेंडेंट क्लास आएगा। तो जो भी टारगेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास आएगा, डिपेंडेंट मतलब क्या यार, जो मतलब जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट किस पर डिपेंडेंट है? DTDC, ई-कार्ट, ब्लू डार्ट, ये सब पे। तो ई-कार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC क्या होगा? डिपेंडेंट। और जो टारगेट है वो क्या हो गया? फ्लिपकार्ट।
तो डिपेंडेंट क्लास अपना ऑब्जेक्ट बनाता है, किस लिए? ऑब्जेक्ट उसका इंजेक्ट करवाया जाता है टारगेट क्लास में, ताकि टारगेट क्लास डिपेंडेंट क्लास की सर्विसेज को यूज कर सके। जैसे फ्लिपकार्ट कौन सा डिपेंडेंट को यूज कर रहा है? DTDC को या ब्लू डार्ट को या ई कार्ट को, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न यही कहता है कि मैं जब आप मुझे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में, तो मेरे को इम्प्लीमेंट करने से होगा क्या कि लूज कपलिंग अचीव हो जाएगी। तब आपको सोर्स कोड में ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, बहुत माइनर से एक लाइन के चेंजेस में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। और वही है, मतलब बहुत इजीली मेंटेनेबल हो जाएगा। आप इंटरचेंज कर सकेंगे। कल को इस क्लास का ऑब्जेक्ट देना है, कल को उस क्लास का ऑब्जेक्ट देना है, ए क्लास का, बी क्लास का, सी क्लास का। मान लीजिए ए क्लास का ऑब्जेक्ट आपको नहीं देना, आप जरूरत है सी क्लास का, तो आप तुरंत से उसको कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी उस टाइम पर अचीव करने में। तो इसको बोलते हैं लूज कपलिंग। तो जब भी डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब जब भी आपको ऐसा लगे कि डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, डिपेंडेंट तो रहेगा बट बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको बोलते हैं लूज कपलिंग। और एग्जैक्ट इसका अपोजिट होता है टाइट कपलिंग। जब डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी किसी कंपोनेंट पर ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल यार, आपने बस डायरेक्ट उसको बना दिया कोड को। अब जैसे ही आप कोड चेंज करने जा रहे हो, DTDC छुट्टी पे है, DTDC वालों ने मना कर दिया, DTDC वालों से बिजनेस डील कैंसिल हो गया। अब आपका मन है ई कार्ड को लाने का, तो ई कार्ड को लाने के लिए आप टाइप कर रहे हो कोड, और आपने टाइप किया तो आपको फिर से रीबिल्ड ये सब पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यस और नो? तो दिक्कत वाली बात हो गई, राइट? वही बात है। तो इफ डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी इज लेस बिटवीन टू कंपोनेंट्स देन दे आर कॉल्ड एज इन लूजली कपल्ड रिलेशन, राइट? और अगर डिपेंडेंसी मोर होती है तो भाई वहाँ पे टाइट कपल्ड रिलेशंस में है, ऐसा आप बोल सकते हैं उन क्लासेस को। यस और नो? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न समझ में आया। स्प्रिंग के द्वारा नहीं दिया गया है, गैंग ऑफ 4 के द्वारा दिया गया है, मतलब कोर पैटर्न है। कहीं भी ऊप लैंग्वेज में, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है। यह स्प्रिंग फ्रेमवर्क के चलते बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि ये हेल्प करता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में। टारगेट बीन क्लास को जब हम बनाते हैं तो लूज कपलिंग अचीव करने में, ठीक है, कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस रूल्स प्रोवाइड कर देता है ताकि हम डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के दौरान इसको फॉलो कर सकें, राइट? यस और नो? और जब भी हम ऐसा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में क्लासेस डेवलप करेंगे, क्लासेस बनाएंगे, तो ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का इंप्लीमेंट वहाँ करवा दें। सिंपल है। नेक्स्ट मूव देखिए। तो बात यह है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने कोड में, आखिर कैसे, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, राइट? तो इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए, टू इंप्लीमेंट डिजाइन पैटर्न, स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न, वी नीड टू इंप्लीमेंट 3 रूल्स और प्रिंसिपल्स। 3 रूल्स और 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनका प्रयोग करके आप स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का यूज कर सकते हैं। अरे नाम से ही पता चल रहा है, देखिए स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। क्या कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी उन क्लासेस को डेवलप करने के दौरान, डिपेंडेंसी को मैनेज करने के दौरान, राइट? अरे हम बोल रहे हैं कि भाई मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे उसके मार्केटिंग के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको मुझे मार्केट करना है, मुझे उस मार्केट के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। यस और नो? तो जो बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हुआ, वो स्ट्रैटेजी वर्ड का यूज ही क्यों करते हैं? ताकि कुछ स्मार्ट निकल के आए, वहाँ से कुछ मस्त सा रिजल्ट निकल के आए, कम एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट, राइट? है ना, बड़े लेवल पे। तो उसी वही है स्ट्रैटेजी, समझ रहे हैं आप? तो जब भी आपको अपने कोड में इंप्लीमेंट करना रहे तो 3 प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कीजिएगा, स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट हो जाएगा। 3 रूल्स या प्रिंसिपल्स वैसे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वही इंप्लीमेंट करेंगे, वही स्ट्रैटेजी हो गया। अच्छा, जैसे प्रोडक्ट आपका, जो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट X है, तो उस X प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए आपने मार्केटिंग लगाया। मैं सर क्या बोल सकते हैं यार उसको, भाई मैं डेमो टेस्ट करवा दूंगा फ्री में, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर दूंगा, मैं तरह तरह की चीज़ें करूंगा। तो एक तरह से क्या हो गया, वो पूरा का पूरा आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हुआ। तो उसको रियल में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आपने रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में क्या क्या किया, तो डिजिटल मार्केटिंग कराई, डेमो टेस्टिंग करवाया, डेमो जाके फ्री में बंटवा दिया, है ना? तो ये सब क्या है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। तो वैसे कौन से रूल्स हैं और वैसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा इंप्लीमेंट वो? देखिए, सबसे पहला, प्रीफर
कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। बहुत सुंदर लाइन है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग कंपोजिशन इनहेरिटेंस में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, जिनको पता है ऊप्स के बारे में अच्छे से नॉलेज, वो पकड़ लेंगे कि मैं कंपोजिशन का मतलब क्या बातें कर रहा हूँ और इनहेरिटेंस का मतलब क्या बातें कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है 100% रीयूजेबिलिटी और कंपोजिशन होता है 0 to 100% रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस होता है इज अ रिलेशन बिटवीन क्लासेस, लेकिन कंपोजिशन होता है हैज अ रिलेशन। क्या समझे? तो एक्चुअली कहा यह जा रहा है कि जब भी आपको रीयूज करना रहे कुछ चीज़ों को, तो वहाँ पर इनहेरिटेंस का प्रयोग मत कीजिए, कंपोजिशन का प्रयोग कीजिए। अब आप बोलेंगे कंपोजिशन क्या है? मुझे पता है बहुत सारे लोग कंपोजिशन वर्ड ही पहला बार में भी सुन रहे होंगे, बट अप्लाई पहले से करते आ रहे हैं, बट ध्यान में नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि वो उतना डीप में कोई पढ़ाता नहीं है भाई। वो समझ गया ना, उतना डीप में। बट मैं पढ़ाऊंगा तो मैंने तो आपको बताया, मैं डीप में ले जाता हूँ चीज़ों को, तब आप समझ पाएंगे। तो जो इसका पहला प्रिंसिपल है कि कह रहा है कि कंपोजिशन करो, इनहेरिटेंस मत करो भैया। जब ऊप्स का क्लासेस के बीच आपको रिलेशन बनाने रहे तो इनहेरिटेंस का प्रयोग मत कीजिए प्लीज़, इनहेरिटेंस यूज मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस खराब है, नहीं भाई, दोनों के अपने प्लस माइनस हैं, बट स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए इनहेरिटेंस सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे तरह तरह के सही ऑप्शन होते हैं ना। अरे यार, मान लो आप कहीं पे रहते हो और आप रहते हो ऐसे पतली सा वहाँ पे कॉलोनी है जिसका ज़्यादा विड्थ नहीं है, तो क्या आप कार ले लोगे और वहाँ पहुँच जाएगा कार आपके घर तक? नहीं, आपके रूम तक नहीं पहुँच पाएगा, आपके बिल्डिंग तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आपको बाइक लेना चाहिए, तो वहाँ पर आपको स्मार्टली स्ट्रैटेजी चलाना चाहिए ब्रेन को, राइट। तो भाई प्रीफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस बोल रहा है कि कंपोजिशन लाओ, इनहेरिटेंस मत करो यूज। तो देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। दूसरा है, समझेंगे थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लीजिए, कि नेवर कोड टू कॉन्क्रीट क्लासेस, इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस और सब क्लासेज। ऑलवेज कोड टू इंटरफेसेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। बोल रहा है प्लीज डायरेक्ट कॉन्क्रीट क्लासेस में मत लिख दो जाके कोड, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में बहुत सारा कोड मत लिख दो, जाके डायरेक्ट सब क्लासेस में कोड मत कर दो। सब क्लासेस मतलब एक सुपर क्लास होगा जिसका चाइल्ड क्लास होगा, तो वो चाइल्ड क्लास को सब क्लास बोल रहे हैं, सुपर सब। इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस का मतलब होता है कोई इंटरफेस है और कोई क्लास है जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉन्क्रीट क्लास का मतलब होता है नॉर्मल सा ऐसा क्लास जो इसका ऑब्जेक्ट बनता है ना, और आप उसमें तरह तरह के जो है क्या यूज कर सकते हैं और तरह तरह के लॉजिक्स लगा सकते हैं, राइट। तो बोल रहा डायरेक्ट वैसे कोड मत करो, या तो इंटरफेस में पहले इंटरफेस बनाओ या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, फिर जाके कोड करो, राइट। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, आवर कोड मस्ट बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड शुड बी क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, पर यहाँ समझते हैं। कहा जा रहा है प्रीफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। यहाँ क्या बोला जा रहा है? प्रीफर, पहले कंपोजिशन को लाए, इनहेरिटेंस मतलब प्रीफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। ये समझते हैं, एक एक प्रिंसिपल का मतलब समझते हैं, एक एक रूल का मतलब समझते हैं हम लोग, राइट। लेट्स मूव। कह रहा है प्रीफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है जरा देखिए, कि इफ वन क्लास wants to use all state and behaviors in another class, मतलब 100% reusability, then design those classes having inheritance। अगर आपको यूज करना है तब इनहेरिटेंस का प्रयोग करते हैं। कब? क्लास ए में स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल अगर है, मेथड 1 मेथड 2 है, अगर आपको सारा का सारा एक ही बार में दूसरे क्लास में चाहिए, तो वहाँ पर क्या यूज होता है भाई? वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर हो रहा होता है इनहेरिटेंस, राइट ना? यस और नो? तो इनहेरिटेंस नहीं करना आपको, 100% रीयूजेबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर एक क्लास 0 से 100% रीयूजेबिलिटी चाहता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक है। मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स चाहिए उस क्लास से। इनहेरिटेंस इज गुड बट फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज बेस्ट। अरे मेरे भाई क्या यार, अभी मैं समझाता हूँ। मुझे खोलना पड़ेगा इक्लिप्स, एक सेकेंड आप वेट कर लो थोड़ा, इसको खुलने दो। देखो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो रहा होता है और क्या नहीं। देखिए भाई, जब एक क्लास ए है और ये तो हाइबरनेट प्रोजेक्ट्स है, एक काम करता हूँ मैं, रिसेंट वर्क स्पेसेस कोर जावा में आ जाता हूँ। ज़रा
टाइम दे दो मुझे, ये खोलने दो भाई क्लिप्स, फिर समझाता हूँ। अरे इनहेरिटेंस क्या होता है भाई, 100% रीयूजेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो आप अननेसेसरी नेसेसरी सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज़ है या बिहेवियर है एक क्लास में पहुँच जाएगा, जो क्लास चाइल्ड क्लास होगा। ठीक है, अभी कैसे वो समझा रहा हूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ भैया उप्स, बट बढ़िया से पढ़िए, कोर जावा अच्छे से कंप्लीट कीजिए, तब आइए कुछ सीखने, है ना, जैसे स्प्रिंग हाइबरनेट वगैरह। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ सीखते हैं। और राइट क्लिक करके मैं यहाँ न्यू, और मैं एक पैकेज बना लेता हूँ। एक्चुअली मैं लिख देता हूँ com.coderx अंकित डॉट, मैं क्या लिख दूँ भाई, कुछ भी लिख देते हैं यार, डेमो। राइट क्लिक, न्यू क्लास, ध्यान रखिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ, पेरेंट क्लास। ठीक है, समझने के लिए मैंने नाम दिया पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। अब मुझे एक बात ध्यान से समझाइए, या ये नाम बदल देते हैं, नाम ही बदल देते हैं, छोड़िए नाम बदल देते हैं। नाम ये बदलते हैं कि और अच्छे से समझ में आएगा। मैं दे देता हूँ स्मार्टफोन। ठीक है, मैं देता हूँ स्मार्टफोन, और मैं देता हूँ ये लेट्स से कोई सा भी लेते हैं, Realme 8। ठीक है, Realme 8 एक मॉडल ले लेते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, इस स्मार्टफोन में स्ट्रिंग लेट्स से मॉडल, ठीक है, मैंने दिया रिलीज सॉरी यार Realme 8, है ना, या Realme 8 दे दो, या कुछ भी डाल सकते हैं यार, मतलब Realme स्ट्रिंग स्मार्टफोन कंपनी डाल देते हैं, नॉट मॉडल, यहाँ पर सूटेबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग प्राइस रेंज, प्राइस रेंज कितने के प्राइस के बीच है, तो 14,000 टू ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 50,000, राइट, समझने के लिए बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाइड सो स्मार्टफोन डिटेल्स। ठीक है, ये एक मेथड है, सो स्मार्टफोन डिटेल्स। मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे स्मार्टफोन डिटेल्स आर, ठीक है, मैं ये यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ साउट कंपनी प्लस कंपनी लिख दूंगा तो आ जाएगा साउट प्राइस रेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है, नॉर्मल सा क्लास है। ये जो Realme 8 क्लास है मैं इसको एक्सटेंड करवाता हूँ। ध्यान से समझिए, एक्सटेंड्स स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या हो गया हमारा, क्या स्मार्टफोन सुपर क्लास है, क्या स्मार्टफोन पेरेंट क्लास है, यहाँ लिख देता हूँ स्मार्टफोन पेरेंट क्लास है ना, और हमारा Realme 8 क्या है, चाइल्ड क्लास है, बिल्कुल है। अब ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, ये स्मार्टफोन है और ये Realme 8 है। Realme 8 में स्ट्रिंग मॉडल, जो भी इसका मॉडल है Realme 8, ठीक है, स्ट्रिंग प्राइस, मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, प्राइस में ले लेता हूँ 14,000, आई डोंट नो कितने का है बट इट्स ओके, समझने के लिए ले लेते हैं। साउट और नॉट साउट, मैं लिखता हूँ वाइड Realme 8 फीचर्स, ओके, और यहाँ लिख देता हूँ कि साउट Realme मॉडल प्लस मॉडल, और यहाँ लिख देता हूँ साउट हैज फीचर्स, और फीचर्स दे देते हैं क्या क्या फीचर्स में दे सकते हैं भाई यार, एक सिंपल सा
कॉलिंग, बेस्ट कैमरा, है ना, और क्या दे सकते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एटसेट्रा। ये हमने इसके फीचर्स में डाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करके छोटा करके देख लेते हैं। राइट, मेरी बात समझिए, क्या इसके बीच इनहेरिटेंस हो रहा है? क्या ये Realme 8 क्लास चाइल्ड क्लास है और स्मार्टफोन पेरेंट क्लास है, तो इसके बीच इनहेरिटेंस हो रहा है? अगर मैं इस चाइल्ड क्लास में मेन मेथड बनाऊं और Realme 8 का ऑब्जेक्ट बना दूं, ऐसे Realme इक्वल टू न्यू Realme 8, मुझे ध्यान से बताइए कि क्या होगा। मैंने चलाया Realme डॉट, मैं चला देता हूँ Realme फीचर्स, इसको सेव करता हूँ, राइट क्लिक करके रन करवाता हूँ। अब क्या होगा? क्या ये चल रहा है अभी इस चाइल्ड क्लास का मेथड? बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रहा है तो स्मार्टफोन्स के में जो भी प्रेजेंट होगा, इस स्मार्टफोन में जो भी ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगा, है ना, ये जो भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगा और ये जो भी बिहेवियर्स हैं यहाँ पर, ये जो भी बिहेवियर्स पड़े हुए हैं, बिहेवियर्स मतलब मेथड ना, तो क्या ये डायरेक्ट अपने आप एक्सटेंड करवाने की वजह से इस स्मार्टफोन में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं चलाऊं Realme डॉट, क्या था उसका, सो स्मार्टफोन है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, सो स्मार्टफोन डिटेल्स यहाँ है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि सो स्मार्टफोन डिटेल्स, तो क्या यहाँ पर रन कर रहा है? देखिए रन करवा के क्या ये कॉल हो गया, है ना, यहाँ पर है स्मार्टफोन का, यहाँ मैं डिवाइडर लगा देता हूँ एक ठो। ठीक है, ये आपका डिवाइडर हो जाता है इस तरीके से ताकि पता चले कोड कहाँ से रन हो रहा है। देखिए, तो क्या ये स्मार्टफोन डिटेल्स आर कंपनी Realme यहाँ से ये वाली लाइन से शो करवा रहा है? तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए पेरेंट क्लास का आप देख सकते हैं कि बिहेवियर कॉल हो गया। किसके वजह से? इनहेरिटेंस होने की वजह से, एक्सटेंड की वजह से। हमने स्मार्टफोन क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन हम चाइल्ड के क्लास पर, चाइल्ड के रेफरेंस पर स्मार्टफोन का एक मेथड कॉल कर पा रहे हैं। राइट, उसी तरीके से इसका प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर पाएंगे। इसका प्रॉपर्टी साउट मुझे चाहिए Realme डॉट, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर कंपनी, तो क्या कंपनी का नेम प्रिंट होके आएगा? रन करिए, क्या कंपनी का नेम Realme प्रिंट होके आ रहा है? हमने कहाँ सेट किया है? स्मार्टफोन में कंपनी का नेम। तो यहाँ पर कैसे आ जा रहा है? इस इनहेरिटेंस के वजह से। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस में क्या होगा, जो आपको चाहिए वो भी और जो आपको नहीं चाहिए वो भी, सारे के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो पेरेंट क्लास में होंगे वो प्रेजेंट हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इनहेरिटेंस करेंगे तो उस चाइल्ड क्लास में। तो यहाँ पर 100% रीयूजेबिलिटी हो गई कि नहीं? कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब रीयूज यार, क्या हम इसके लिखे गए मेथड्स को रीयूज कर ले रहे हैं? क्या हम इसके लिखे गए प्रॉपर्टीज़ को इस चाइल्ड क्लास में Realme 8 में रीयूज कर पा रहे हैं? यस, बिना ऑब्जेक्ट बनाए। किसका? बिना स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाए। तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी का और इस प्राइस रेंज का, आप नहीं चाहते हैं कि ये 100 स्मार्टफोन मेथड इसमें इनहेरिट होके आ जाए, इस Realme में इनहेरिट होके आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है आपका स्मार्टफोन और ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है इनहेरिटेंस हुआ, ये 100% रीयूजेबिलिटी देता है। आप जो चीज़ें चाहेंगे वो भी पहुँच जाएगा, जो नहीं चाहेंगे वो भी पहुँच जाएगा। यस और नो? बिल्कुल यस। तो अब क्या है भाई, दिक्कत वाली बात ये है कि हम चाहते हैं ऐसा ना करें, हमको उतना ही ज़रूरत है जितना हम कॉल करें उस टाइम पर, और जितना हम उठाना चाहें, जो प्रॉपर्टीज उसका एक्सेस करना चाहें, बस उतना ही मिले। तब आपके पास क्या है? तब आपके पास है, अच्छा पहले है ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है इनहेरिटेंस हो गया, इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि दिस Realme 8 इज अ चाइल्ड क्लास, इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ अ स्मार्टफोन। तो ये इनहेरिटेंस इसीलिए होता है इज अ रिलेशनशिप। ओके ग्रेट, यहाँ समझ रहे थे हम कि मुझे चाहिए कि सिर्फ मैं इतना का यूज ना करूँ, सब हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक्सटेंड कीवर्ड भी हटाइए। अब मुझे ज़रूरत है सिर्फ स्मार्टफोन के इस प्राइस रेंज की, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? सिर्फ उसी की ज़रूरत है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पर। किसका? मैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? इस बार मैंने इनहेरिटेंस नहीं किया है, यहाँ पे कोई एक्सटेंड कीवर्ड नहीं है। राइट, तो यहाँ पर ये सब पेरेंट चाइल्ड कुछ नहीं रहेगा। अभी देखिए स्मार्टफोन है ना, इक्वल्स न्यू
स्मार्टफोन आ गया यहाँ पर। अब मैंने यूज किया स्मार्टफोन डॉट और साउट कर लेते हैं, साउट स्मार्टफोन डॉट क्या लगा देंगे, प्राइस रेंज आपको चाहिए, मैंने किया प्राइस रेंज को यहाँ ले आओ भाई और रन करके देखिए तो क्या सिर्फ स्मार्टफोन का प्राइस रेंज आ रहा है वहाँ। अब क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ पर और क्या कर सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पर हमारा ये हो गया, ठीक है, तो ये 14,000 to 15,000 सिर्फ प्राइस रेंज दिखा रहा है। तो अब आप जिसको कॉल करेंगे वही आएगा, थोड़ी ना ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पर यहाँ पे आ जाएगा। हमने बनाया Realme का ऑब्जेक्ट, Realme 8, ठीक है, Realme इक्वल्स न्यू Realme 8, ठीक है। अब ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखिए जरा Realme डॉट मैं कर रहा हूँ शो कंपनी डिटेल्स, यही था ना हमारा, ये जो मेथड का नाम है शो स्मार्टफोन डिटेल्स। अगर मैं यहाँ पर चलाता हूँ शो स्मार्टफोन डिटेल्स तो क्या मुझे कंपाइल टाइम पर एरर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बोलेगा भैया कोई मेथड है नहीं, आप कॉल कर रहे हैं, दिस मेथड इज़ अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है फॉर द टाइप Realme 8। पर उस टाइम हो रहा था डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी, ठीक है। तो बात यही है कि भाई जिस ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस पर जो भी आप कॉल करेंगे अब वही आएगा। स्मार्टफोन हमने लिखा, ठीक है, स्मार्टफोन डॉट शो स्मार्टफोन डिटेल्स और हम इसको कर देते हैं कमेंट और ये आया। तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है ये हो रहा है, देखिए यहाँ रन हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अभी लगा इसको बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक ना। इसको क्या बोल रहा है, कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस क्लास में हैज अ ऑब्जेक्ट हो। क्या अब मैं ये कह सकता हूँ कि हैज अ ऑब्जेक्ट है, ये हैज अ रिलेशन है यहाँ पर, क्योंकि Realme 8 क्लास हैज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्मार्टफोन क्लास, हैज नॉट इज अ, हैज अ रिलेशनशिप। तो कंपोजिशन एक ऐसा रिलेशनशिप रियूजेबिलिटी करने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा आप ये कह सकते हैं ओप्स का कॉन्सेप्ट है जिसको अचीव करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और एक्सटेंड कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करने का मतलब इनहेरिटेंस में 100% यूजेबिलिटी, बट यहाँ पर हम जिसका चाहेंगे सिर्फ उसी का प्रॉपर्टी और उसी का बिहेवियर एक्सेस कर पाएंगे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यस और नो? यस। तो वही वाली बात हो गई भाई, समझ गया। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि भाई देखिए इनहेरिटेंस बुरा नहीं है जब आपको यूज करना है तो, ठीक ना। लेकिन क्या है कि जब आप यूज कर रहे हैं स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न तो वहाँ पर कंपोजिशन का यूज करिए, इनहेरिटेंस का यूज मत करिए जब आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करने हैं तो। अरे सिंपल बात है यार, हम लोग कंपोजिशन या इनहेरिटेंस या रियूजेबिलिटी क्यों करते हैं कोड में? ताकि उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके बिहेवियर को एक्सेस कर सकें। अगर DTDC का किसी तरीके से DTDC का ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है फ्लिपकार्ट के पास, फ्लिपकार्ट क्लास के पास, तो क्या फ्लिपकार्ट क्लास DTDC का प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएगा? जैसे अभी हमने करके दिखाया, Realme 8 किसका प्रॉपर्टी का एक्सेस कर पा रहा था? उसका स्मार्टफोन का, है ना। तो वहाँ पर या तो आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न में कंपोजिशन करना चाहिए, इनहेरिटेंस नहीं करना चाहिए, वही बताया जा रहा है। तो जब भी आपको 0 to 100% रीजेबिलिटी चाहिए, जो चाहिए वही सिर्फ आए तो कंपोजिशन कीजिए। अगर फिक्स्ड चाहते हैं कि सारा का सारा प्रॉपर्टी चला जाए तो इनहेरिटेंस डाल लीजिए, ठीक है, इनहेरिटेंस कर लीजिए, सिंपल है। तो इनहेरिटेंस इज गुड बट नॉट अ बेस्ट चॉइस फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, समझ गए। तो आगे देखते हैं। तो यही कारण है। अब लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशन ये है, दिक्कत ये है, और कोर में बात करते हैं इनहेरिटेंस का, कि कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, और जावा भी उसमें इंक्लूड कीजिए, जो ओप्स लैंग्वेज में मल्टीपल क्लास को एक ही टाइम पर जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। मैनी क्लासेस को एक ही टाइम पर आप चाहेंगे कि ढेर सारे क्लासेस, बिहेवियर कर लीजिए भाई, बिहेवियर, ठीक है, एक ही क्लास मतलब ढेर सारे क्लास को अगर कोई एक्स क्लास है तो वो एक्सटेंड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्लास ए एक ही टाइम पर बी कॉमा सी, ये ए है और ये बी है, और मान लेते हैं बी, यहाँ पर बी होगा भाई, यहाँ पर बी होगा, एक्सट्रीमली सॉरी यार, यहाँ हम बी कर देते हैं और यहाँ सी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ तो सही है, वो बी कॉमा सी होगा, उसको सुधार लेंगे, ठीक है। नीचे देखते हैं तो वो अलाउड नहीं होगा, है ना। ये जो है क्लास ए, मैं इसको सही कर ही देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर जो होगा, या डायरेक्ट लिख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स से, फिर आप ये कहोगे कि भाई गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, बी, है ना,
क्लास बी में लिख देता हूँ शेप फिल, ठीक है, ये बी हो गया और यहाँ पर सी होगा, ये कॉपी पेस्ट। जब मैं पिक्चर बना रहा होऊंगा तो क्लिक हो जाता है क्या, बट सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा है क्लास ए, ठीक है, जो क्लास बी और क्लास सी को एक ही टाइम पर इनहेरिट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक चाइल्ड के दो पापा नहीं हो सकते हैं, थोड़ा सा रूल के खिलाफ है ना, समझ पा रहे हैं आप बात को। तो वही वाली बात है कि भाई क्लास ए कैनॉट एक्सटेंड बी सी एट अ सेम टाइम, तो ये जावा में पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं लगता है। तो बहुत सारे ऐसे उप्स के लैंग्वेज हैं जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों के बिहेवियर्स एट अ सेम टाइम कुछ बिहेवियर्स चाहिए क्लास ए में, तो क्या हम ए क्लास में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं? क्या हम एक ए क्लास में बी सी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी या n नंबर ऑफ क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट तो कितना भी बना सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर पा सकते हैं कॉमा लगा करके, राइट। तो यहाँ पर वही किया गया। ये देखिए क्लास ए है और बी है और सी है, तो मैंने बी का ऑब्जेक्ट बना लिया, सी का ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं बी का डेटा कॉल कर लूँगा, मैं बी का बिहेवियर कॉल कर लूँगा, मेथड कॉल कर लूँगा, सी का मेथड कॉल कर लूँगा, सी के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाऊँगा, राइट। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो यही तो कॉम्पोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट बनाने को। तो अब तक जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते आ रहे थे वो कॉम्पोजिशन होता है, और जो इनहेरिटेंस करते हैं वो एक्सटेंड्स कीवर्ड की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें वही सिर्फ प्रॉपर्टी जाएंगे जो हम खुद कॉल करेंगे, राइट। तो इसीलिए कंपोजिशन होता है 0 to 100% रीयूजेबिलिटी। फाइन, आगे मूव करते हैं। तो कंपोजिशन यहाँ पे है, नाउ वी कैन एक्सेस अ स्टेट एंड बिहेवियर इन ए क्लास फ्रॉम बी एंड सी बोथ एट द सेम टाइम। यही बात है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे प्राइवेट क्यों लगा हुआ है? अरे भैया प्राइवेट मैंने लगाया इनकैप्सुलेशन के लिए, अचीव करने के लिए, ताकि ये बाहर एक्सेस ना जाए। सिंपल सा बात है, ये उप्स के कॉन्सेप्ट है। तो प्राइवेट आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट मैंने लिखा है ताकि इनकैप्सुलेशन थोड़ा लगे यहाँ पर, तो वही मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आपको मल्टीपल क्लासेस के प्रॉपर्टी को एक सिंगल क्लास में चाहिए एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पर, तो ऑब्जेक्ट बना लीजिए अलग अलग क्लासेस का उस क्लास में। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में तो अलाउड नहीं है, एक समय पर एक से अधिक क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे जब मल्टीपल क्लास जावा में इंक्लूड नहीं होता है, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, तो हम इंटरफेस से तो यही चीज़ कर सकते हैं। इंटरफेस क्यों दिया हुआ है आप ऐसा बोलेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसा समझते भी हैं कि इंटरफेस बनाएंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें कुछ मेथड्स का बॉडी डालेंगे, नॉट बॉडी, मेथड्स का सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे और उसका चाइल्ड क्लासेस निकलेगा, तो वो इनहेरिटेंस हो गया। नहीं भैया, ध्यान से समझिए मेरी बात को। इंटरफेसेस आर नॉट गिवन फॉर इनहेरिटेंस, ये पॉलीमॉर्फिज्म के लिए दिया गया है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए मुझे एक बात बताइए, हर एक क्लास अपना अलग 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 इम्प्लीमेंटेशन लिखेगा। अगर ए क्लास है तो ए क्लास अपना लिखेगा, अगर बी क्लास है तो अपना लिखेगा, अगर सी क्लास है तो अपना लिखेगा। फॉर एग्जांपल DTDC है, डिलीवर प्रोडक्ट, उसका अलग प्रोसेस होगा। और बोल सकते हैं ईकार्ट है, डिलीवर प्रोडक्ट, उस मेथड का अलग प्रोसेस होगा। एक है आपका ब्लू डार्ट, डिलीवर प्रोडक्ट जो मेथड है ब्लू डार्ट के पास, उसका अलग प्रोसेस होगा। तो सब अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन देंगे। उस जो क्लास है कुरियर क्लास है, कुरियर इम्प्लीमेंट करेगा कुरियर इंटरफेस को। तो जो कुरियर इंटरफेस है DTDC, ब्लू डार्ट या ईकार्ट उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कुरियर इंटरफेस में जो एक मेथड दिया गया है, मान लीजिए डिलीवर प्रोडक्ट का, और सब अपना अपना हिसाब से अलग अलग दे रहा है, तो क्या ये कुछ मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है भाई कि फॉर्म्स बदल जाते हैं, है ना, थोड़े थोड़े वो करके उसमें पैरामीटर्स वगैरह चेंज करके, तो वो मेथड ओवरलोडिंग हो जाती है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो जब फॉर्म्स चेंज हो रहा है, एक ही फॉर्म है, एक ही चीज़ है जो एग्जिस्ट कर रहा है, डिलीवर प्रोडक्ट, उसके अलग अलग फॉर्म है, DTDC का, ब्लू डार्ट का और ईकार्ट का, सब अलग अलग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या ये कुछ पॉलीमॉर्फिज्म जैसा साउंड नहीं कर रहा? तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, तब ना आराम से समझिएगा, ठंडे दिमाग से, तब ना ये सब समझ में आएगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई जो इंटरफेस है वो किस लिए दिया गया है, तो उसको दिया गया है इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि मल्टीपल जो इंटरफेस है उसको आप इम्प्लीमेंट ऐसा करवा सकते हैं, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, वो उसको आप उस एंगल से मत देखिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, इंटरफेस को देखिए हमेशा पॉलीमॉर्फिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, समझ गए? तो आगे बढ़िए। दूसरा प्रॉब्लम ये है इनहेरिटेंस का। पहला प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते थे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। दूसरा जो है कोड बिकम्स फ्रेजाइल। अरे इतना इजीली ब्रेक हो जाता है कोड कि कह नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक टेस्ट क्लास है, यहाँ पर एक मेथड है जिसका इंट है, तो माई टेस्ट एक्सटेंड कर रहा है इंट को, यहाँ पर माई टेस्ट एक्सटेंड माई टेस्ट इसको भी, तो मतलब ये एज अ दादा पापा और ये बेटा हो गया, ऐसे समझते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने टेस्ट क्लास में चेंज कर दिया इंट से फ्लोट, तो क्या ये जो क्लास है जिसको इनहेरिट करेगा कोई, जैसे माई टेस्ट क्लास है, तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी प्रॉब्लम होगी, कोड ब्रेक हुआ। अब यहाँ अगर चेंज हुआ तो सोचिए कि इस क्लास को, जो माई टेस्ट क्लास है, इसको कोई अगर इनहेरिट कर रहा होगा, एक्सटेंड माई टेस्ट, देखिए माई टेस्ट 2 है, तो क्या यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा? तो इजिली ब्रेकेबल हुआ कि नहीं? कोड बिकम्स फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो आसानी से टूट सके, है ना। तो फ्रेजाइल, कोड बिकम्स फ्रेजाइल, बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है कोड। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक ईंट रखा, उसके ऊपर दूसरा 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 ईंट रखा, ऐसे करके एक लंबा दीवार बना दिया ईंट रख के। आपने 2 हथौड़ा मारा नीचे वाले ईंट को, आपने जो नीचे से 2-3 नंबर के ईंट थे, आपने उसको मारा 2 ऐसे हथौड़ा लेकर के, अब वो टूट गया, वो ईंट गिर गया नीचे, तो उसके ऊपर जो भी ईंट होंगे उसके हिरार्की में क्या सब गिरेंगे? क्या सब नीचे धड़ से गिरेंगे? राइट। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि नहीं? इजिली ब्रेकेबल हुआ कि नहीं? एक जगह आप चीज़ों को छेड़ेंगे, एक जगह बदलेंगे, तो हर जगह वहाँ से जो रिलेशन में होगा सबको दिक्कत होगा। ठीक, क्या समझ में आया इतना? तो इनहेरिटेंस से ये भी होता है कि एक्सटेंड करने से हुआ ना, कोड बिकम्स फ्रेजाइल, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ गए? तो व्हेन क्लासेज आर इनहेरिटेड, जब क्लास इनहेरिटेड हो जाते हैं और अब एक सुपर क्लास में जब कुछ चेंज करते हैं, तो इट विल अफेक्ट द इंटायर हायरार्की फ्रॉम दैट सुपर क्लास। तो उस सुपर क्लास के नीचे में जितने हायरार्की हैं सबको अफेक्ट करेगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला, हर जगह प्रॉब्लम होगा। यस, तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जावा में जो ऑब्जेक्ट क्लास है, जो सबसे टॉप में बैठा हुआ हायरार्की के, ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट नाम का एक क्लास होता है जावा में जो टॉप पर बैठा होता है, वहाँ पर जो मेथड्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं करता है जावा। जब भी डेवलप करता है कुछ, तो उसमें नए नए मेथड्स भले ही जोड़ देगा, लेकिन जो मेथड का रिटर्न टाइप है वो कभी नहीं चेंज होगा जावा 1.0 से, सिंस जावा का जब पहला वर्जन लॉन्च हुआ होगा तब से। क्यों? अगर उसने वहाँ चेंज किया तो नीचे जितने भी क्लासेस डेवलप किए गए होंगे सब में दिक्कत होगी, सब में दिक्कत होगी, सबको चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? यस, प्रॉब्लम हुई ना। तो कोड बिकम्स फ्रेजाइल, जब एक्सटेंड करते हैं, जब इनहेरिट करते हैं, तो कोड इजीली ब्रेकेबल होता है। सिंपल बात है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं कंपोजिशन से, कि यूजिंग कंपोजिशन वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये जो फ्रेजाइल वाली प्रॉब्लम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने किया क्लास एक्स, फ्लोट करवा दिया, ठीक है, फ्लोट करवाया, यहाँ चेंज कर दिया इस फ्लोट में। जैसे यहाँ पे देखिए सम है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड क्या यूज हो रहा है? नहीं यूज हो रहा है। इनहेरिटेंस नहीं यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? हैज अ रिलेशन। क्या यूज हो रहा है? कंपोजिशन, राइट। तो जब कंपोजिशन ये यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इंट को हमने कहीं और यहाँ पे चेंज किया या कोड में, यहाँ भी हम चेंज करेंगे, तो ये इस क्लास को, क्लास z एक्सटेंड्स y, जो z क्लास है जो इस y को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना z वाले में आपका। ठीक है, आपने बस माइनर सा चेंज किया और प्रॉब्लम सॉल्व। वहाँ पर जितना हायरार्की था सबको अफेक्ट कर रहा है ना। देखिए यहाँ चेंज किया तो यहाँ भी करना पड़ रहा है, यहाँ भी करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ हमने इसमें चेंज किया तो हम बस इसमें, वो भी रिटर्न टाइप नहीं चेंज कर रहे हैं, हम कोड का लैंग्वेज ही चेंज कर दें, जो उसका लॉजिक है वही थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। तो हाँ, ऐसा रख सकते हैं, जो फ्लोट टाइप है उसको इंट टाइप में बस उसको राउंड अप कर देना पड़ेगा। तो मैथ डॉट राउंड, मैथ नाम का क्लास होता है, आपको पता है। मैथ राउंड एक स्टैटिक ये होता है, मेथड होता है जो राउंड कर देता है, राउंड अप और राउंड डाउन कर देता है ना नंबर्स को। तो जो यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, और मैथ डॉट राउंड करवा ले रहे हैं इसमें डाल करके वैल्यू ए में। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस प्राइवेट एक्स नाम के क्लास का, तो क्या यहाँ के बाद इसमें अफेक्ट हो रहा है इस जेड में? नहीं। तो जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी।
समझ में आ रहा है ना चीज़ें, आपको आना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। ये देखिए आराम से इसको ठंडे दिमाग से जरा 30 सेकंड 40 सेकंड सोचिए इस पिक्चर को देख करके कैसे है, ठीक है। यहाँ पर हायरार्की में चीज़ें बदलेंगी ना, यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ हर जगह, बट यहाँ हम कर रहे हैं तो क्या ये इसको अफेक्ट कर रहा है? नहीं, यहाँ पर देगा कि भाई फ्लोट है तो एक काम करो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा, राइट। यही बात है। सबसे लास्ट तीसरा इनहेरिटेंस का एक और प्रॉब्लम है कि टेस्टिंग इज बिट कॉम्प्लेक्स। जब टेस्टिंग होती है जिसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है जो प्रोग्रामर ने कोड लिखा है, जो प्रोग्रामर ने खुद अपने हाथों से कोड लिखा है उसको टेस्ट करेगा कि हाँ जो मैं चाह रहा हूँ इस मेथड से क्या वो ये मेथड रिटर्न करके दे रहा है, क्या वो सब कुछ लाइन बाय लाइन ठीक से काम कर रहा है। तो अगर ठीक से काम कर रहा है तो टेस्ट सक्सेसफुल, टेस्ट पास हो गया, है ना। और अगर नहीं हुआ तो टेस्ट नेगेटिव हो गया। तो टेस्टिंग इज बिट कॉम्प्लेक्स। जब इनहेरिटेंस करी जा रही होती है तो वहाँ पर टेस्टिंग थोड़ा दिक्कत हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्लास में M1 M2 दो मेथड्स हैं, वाई क्लास में जो एक्स को इनहेरिटेंस कर रहा है M3 मेथड है। तो क्या इंटरनली इस वाई क्लास के पास 3 मेथड हो गए? क्यों? क्योंकि M1 भी प्रेजेंट होगा वाई क्लास में बिना ऑब्जेक्ट बनाए, M2 भी प्रेजेंट होगा वाई क्लास में बिना ऑब्जेक्ट बनाए। हाँ या ना? इनहेरिटेंस का चीज़ अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाई क्लास जो है एक्सटेंड्स एक्स कर रहा है कि भाई एक्स क्लास को, ये जो वाई क्लास है इसका इनहेरिटेंस कर रहा है एक्स क्लास में, सारा का सारा जो एक्स क्लास का प्रॉपर्टीज मेथड है वाई में आ जा रहा है। तो इस M3 जो M3 मेथड है इसके साथ साथ M1 भी है M2 भी है। अब क्लास Z है तो क्लास Z है और क्लास Y को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब M4 मेथड इसके पास अपना है। M4 अगर ये Z क्लास को इनहेरिट Y क्लास को इनहेरिट कर रहा है Z क्लास, तो Y क्लास में क्या है? 3 मेथड्स हैं, एक M3 और 2 M1 M2 इस इनहेरिटेंस की वजह से। तो क्या Z क्लास में टोटल 4 मेथड्स हो गए? M4 अपना मेथड, M3 X क्लास का मेथड और M1 M2 जो इस Y क्लास के चलते आ रहा है इस X क्लास से, यस और नो, इस Z क्लास में। तो जब आप मान लीजिए Z क्लास को टेस्ट करने बैठेंगे, मान लीजिए X क्लास अंकित ने डेवलप किया, Y क्लास राहुल ने डेवलप किया और Z क्लास आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप डेवलप करेंगे और यूनिट टेस्टिंग, जो कोड का यूनिट टेस्टिंग होता है जावा में, जैसे यूनिट का मतलब होता है इकाई, तो आपको एक छोटा काम दिया गया जिसको यूनिट बोलते हैं, तो वो यूनिट का टेस्ट करना, उस काम का टेस्टिंग करना, उस कोड का टेस्टिंग करना यूनिट टेस्टिंग कहलाता है जब प्रोग्रामर खुद करता है। तो वहाँ पर जब आप कोड चेक करेंगे, आपने तो टेस्ट किया M4 को, लेकिन जब आप M4 को चेक कर रहे हैं और इस Z क्लास के पूरे कोड को आप टेस्ट करने बैठे, तो ये ऑलरेडी क्या एक्सटेंड करके बैठा हुआ है? Y। तो Y में जो भी प्रॉपर्टीज डिटेल्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली X से भी आ रही हैं, तो कहाँ चला जाएगा? Z में आ जाएगा। और जब Z में आएगा इस एक्सटेंड्स Y के चलते Z में उतना सारा चीज़ आ जाएगा, 3 और मेथड्स आ जाएंगे। तो क्या आपका काम बढ़ा? क्या अब आपको और भी ज़्यादा कोड को चेक करना पड़ेगा, उसको ये देखना पड़ेगा यूनिट टेस्टिंग करके, यस और नो? यस ना? तो दिक्कत हुआ कि नहीं? टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं? हुआ कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए बोलते हैं भाई टेस्टिंग हो जाता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स जब आप इनहेरिटेंस का वहाँ पर यूज करते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि व्हेन प्रोग्रामर टेस्ट इन ओन रिटन कोड, जब अपना खुद का रिटन कोड टेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो जो मैच का हम जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस कोड से, अगर वो हमको मिल जाता है यूनिट टेस्टिंग के बाद तो सक्सेसफुल, अगर नहीं मिला तो नॉट सक्सेसफुल, वो टेस्ट नहीं सक्सेस हुआ। अब हम उसको फिर से थोड़ा देखेंगे, चेंजेस करेंगे कोड में, फिर से रीचेक करेंगे, राइट। तो यूनिट टेस्टिंग थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वाइल टेस्टिंग Z क्लास, यहाँ पर जब हम Z क्लास को टेस्ट करेंगे तो हमको सिर्फ M4 का टेस्ट करना है, बट चूँकि इस M4 का सिर्फ M4 ही नहीं है, इस Z क्लास में M3 भी है, M1 भी है, M2 भी है इनहेरिटेंस के चलते। तो यहाँ पर बर्डन बढ़ाया कि नहीं मेरा? एज ए प्रोग्रामर हमको और चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो प्रॉब्लम हुई ना इनहेरिटेंस से, यही तो प्रॉब्लम है। अनवांटेड वांटेड सारे चीज़ उसमें पहुंच जा रहे हैं, यही बात है। अगर इसको हम सोल्व करें कंपोजिशन से, ठीक है, तो देखिए कैसे कि नाउ हियर इफ देयर इज कंपोजिशन अमंग द, अगर एक क्लासेस के बीच कंपोजिशन रहेगा और तब सोल्व करेंगे तो देखिए एक्स क्लास में M1 है, वाई क्लास में M2 मेथड है, Z में हमने कंपोजिशन कर दिया यूज करने के लिए, और यहाँ पर देखिए मेथड में यूज कर रहे हैं और हम मेन मेथड में बना दिए Z इक्वल टू न्यू Z डॉट M3। हम M3 को कॉल करेंगे तो वैलिड होगा, लेकिन क्या Z
ऑब्जेक्ट रेफरेंस पर M1 और M2 आएगा? कभी नहीं M1 M2 आएगा। जब भी M1 M2 आएगा तो Y क्लास के रेफरेंस पर या X क्लास के रेफरेंस पर। तो जब मैं कोड को टेस्ट करूंगा, जब यूनिट टेस्टिंग करूंगा, तो क्या मुझे सिर्फ Z क्लास को देखना रहेगा और इसमें ये जो आ रही हैं ये सब चीज़ें बस देखूंगा और ये इनडायरेक्टली उसी प्रोसेस में सारा का सारा चेक हो जाएगा। इतना दूर का कोड मुझे ये सब कोड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। ठीक समझ रहे हैं ना? ये डीपली मुझे M1 M2 को चेक करने का ज़रूरत नहीं है। मैं किसको टेस्ट करूंगा? M3 को टेस्ट करूंगा। मैं M3 में जो वैल्यू आ रहा है उनको टेस्ट करूंगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही आ रहा है, चलो भैया हो गया Z टेस्टिंग सक्सेसफुल। तो जब कंपोजिशन हुआ तो क्या टेस्टिंग भी आसान हो गई? बिल्कुल हो गई। सो डायरेक्टली वाइल टेस्टिंग J क्लास वी डू नॉट हैव टू टेस्ट अदर्स एज वेल। तो टेस्ट क्लास को Z क्लास को टेस्ट करने के दौरान हमें किसी और क्लासेस को और भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारा बर्डन कम होता है जब हम कंपोजिशन यूज करते हैं। तो ये था 3 चीज़ें था कि भाई जब आप इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो कुछ दिक्कतें होती हैं और 3 दिक्कतें हमने पढ़ा। ठीक है, क्या क्या कि ओप्स लैंग्वेज वैसे होते हैं, कुछ वैसे ओप्स लैंग्वेज होते हैं जिनमें जावा भी मौजूद है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता है। तो एक जगह चेंज करेंगे दूसरे जगह भी सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। कोड बहुत फ्रेजाइल होता है, कोड बहुत ईजिली ब्रेकेबल होता है, नीचे तोड़ेंगे सब, ऊपर से सारा का सारा हायरार्की ब्रेक हो जाएगा। ठीक, दूसरा लास्ट वन तीसरा कि भाई कंपोजिशन नहीं करते हैं और इनहेरिटेंस करते हैं तो क्या हो जाता है कि टेस्ट इज बिट कॉम्प्लेक्स। टेस्टिंग करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली इनहेरिटेंस के चलते सारा का सारा बिहेवियर मेथड प्रॉपर्टी ए क्लास में बी सी और उसके हायरार्की में पहुंच जाता है। राइट, तो ये हो गया। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी पैटर्न में इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। अभी तक ये हम समझ रहे हैं कि क्या है और कैसे काम कर रहा होता है। तो इनहेरिटेंस का यूज ना करें इसी सब के चलते, ये सब जो दिक्कतें मैंने बताई उसी के चलते, जो 3 दिक्कतें बताई आपको, राइट ना। तो हमने एक देख लिया कि प्रेफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, हमको क्यों कंपोजिशन यूज करना चाहिए, इनहेरिटेंस का यूज क्यों नहीं करना चाहिए। इनहेरिटेंस में जो कमियां थी वो मैंने बताया। तो इसके चलते हमको जब भी स्ट्रेटजी पैटर्न का यूज करें तो कंपोजिशन मेथड का यूज करना चाहिए, इनहेरिटेंस मेथड का यूज नहीं करना चाहिए क्लासेस के बीच रिलेशन बनाने के लिए। राइट, यस और नो। अब सेकेंड जो इसका प्रिंसिपल है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और थर्ड भी देख रहे होंगे आगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कोडरएक्स अंकित और फॉलो करते रहिए इस पूरे के पूरे सीरीज को। बहुत अच्छा स्प्रिंग बूट डेवलपर मैं बनाने वाला हूँ आपको, यकीन कीजिए, शुरू से बस फॉलो कीजिए। बाय, टेक केयर।